Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 16 दिसंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फिजी को, काफ़ी न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये अलायंस है, नहीं जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसके अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वाली कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की भी मेंबर हैं। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो उसके हिसाब से आपको नीचे ऑप्शन के अंदर सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। आप सभी लोगों को पता चली गया होगा, कल आपने ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे। इनफैक्ट अगर आपने रात में नहीं पढ़े हैं तो मॉर्निंग में देखा होगा, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर मेंशन किया जाता है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है, कल यहां पे भारत ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इससे चाइना को क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो देखो, अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है ना, वो कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो कल यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था ओडिशा से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है ना, यहाँ से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। और ये मिसाइल कहाँ तक गया, बिल्कुल नीचे बे ऑफ बंगाल को आप देखोगे पूरी तरह से क्रॉस करता हुआ लगभग ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो नदर्न रीजन है उस नदर्न रीजन तक यहाँ पर ये मिसाइल हिट किया है। और मैं आपको बता दूं, जो ये अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो लगभग 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 5000 से 5500 किलोमीटर के आसपास की इस मिसाइल की रेंज है। तो आप इमेजिन ये कर सकते हो कि ये पूरे के पूरे चाइना को कवर कर सकता है। चाइना के एंड तक भी अगर इस मिसाइल को हिट करना हो तो ये बहुत आराम से कर सकता है। इतनी बड़ी रेंज यहाँ पर इस अग्नि 5 मिसाइल की देखने को मिल जाती है। और इनफैक्ट यहाँ पे आपने देखा होगा, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं वो ये मेंशन करते हैं कि आसमान में लाइट देखने को मिली है, कोलकाता से लाइट देखने को मिली है, इवन यहाँ पर म्यांमार से भी यहाँ पे ये इस प्रकार की लाइट देखने को मिली है, ठीक है ना। तो म्यांमार से भी काफ़ी सारे आर्टिकल निकल कर आए हैं कि हाँ, हमने रात में देखिए एक लाइट बहुत तेज़ी से निकलती हुई जा रही थी। तो ये जो लाइट है ना, ये जो देखी गई है, ये बेसिकली यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी अभी यहाँ पर टेस्टिंग की गई है। तो ये आर्टिकल आज के हमारे न्यूज़पेपर के अंदर भी है और इनफैक्ट आज के सारे ही न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को बहुत डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इंडिया ने थर्सडे में सक्सेसफुली इस अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल का काम क्या होता है, मतलब क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल, अगर सिंपल शब्दों में बोले तो देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। पहले हम लोग समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। होता यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमें इस मिसाइल को हिट करवाना है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को जैसे ही हम यहाँ से छोड़ेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे पूरे वातावरण से बाहर निकल जाएगा।
पूरी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो ये पृथ्वी से बाहर निकला और निकलने के बाद में ये वापस री एंटर करेगा, और जो ये एनवायरमेंट से बाहर निकलने के बाद जब री एंटर करेगा ना तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी और ज़्यादा हाई स्पीड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जाकर अपने टारगेट को हिट करता है, ठीक है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होता है, ध्यान रखना, ये एनवायरमेंट से बाहर निकलेगा, अपने पीक तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में वापस रिटर्न करेगा और जाके अपने टारगेट पर हिट करेगा। ये होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और एक होती है क्रूज़ मिसाइल, आपने ये वर्ड भी काफ़ी सुना होगा। अब ये क्रूज़ मिसाइल कौन सी होती हैं, जो कि ये एक तरीके से मान लो सपोज़ यहीं से लॉन्च करी गई, अब उसको हमने लॉन्च किया, लेकिन उनका जो पाथ होता है ना वो इस प्रकार से ना होकर, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जैसा पाथ ना होकर बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से अपने टारगेट को हिट करता है, यानी सीधी सीधी जाती है ये क्रूज़ मिसाइल। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इस प्रकार से एनवायरमेंट से बाहर निकलकर वापस से यहाँ पे री एंटर करती है, जिससे कि इसकी स्पीड के अंदर और बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे ग्रेविटी भी काम करने लगती है और उस रॉकेट की, उस मिसाइल की जो अपनी स्पीड है वो भी रहती है, उसका फ्लो जो बन जाता है यहाँ से यहाँ तक वो भी अपने में रहता ही है। तो इससे उसकी स्पीड जो है वो दुगनी हो जाती है। बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर आपने क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच का डिफरेंस समझा। अग्नि 5 कौन सी मिसाइल है, फिर से बता रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज लगभग 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है। अभी कहाँ से लॉन्च कर दी गई मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। और इतनी अच्छी खासी रेंज है कि हम लोग चाइना के कोने तक पहुँच सकते हैं। चाइना का जो इम्पैक्ट, मतलब जो नदन वाला रीजन है ना, वहाँ तक यहाँ पर आराम से पहुँचा जाया जा सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल से। तो ये था हमारा आज एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन करना क्या होगा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अग्नि मिसाइल्स के बारे में वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं से सवाल बन सकता है और पहले भी सवाल बना है। तो जब हम लोग बात करते हैं जो ये अग्नि क्लास की मिसाइल्स हैं इनके बारे में, तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये अग्नि 5, इससे पहले अग्नि 1 2 3 4 करके भी आई होंगी। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार की पूरी सीरीज़ आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये जो अग्नि 1 वाली जो मिसाइल है ना, इसकी जो रेंज है वो लगभग 700 से लेकर 800 किलोमीटर्स के आसपास है। फिर अग्नि 2 वाली मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। अग्नि 3 वाली जो मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। अग्नि 4 वाले की जो रेंज है वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हो। और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो अग्नि 4 मिसाइल है ना, ये बेसिकली फायर की जा सकती है एक मोबाइल लॉन्चर से, यानी कि एक ऐसा लॉन्चर जिसको हम इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, तो वहाँ से भी अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी जो रेंज कितनी है वो 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। फिर बात आती है अग्नि 5 की, जिसके बारे में अभी आपने डिस्कस किया है। अग्नि 5 मिसाइल इस पूरे अग्नि सीरीज़ की सबसे लंबी जाने वाली मिसाइल है। इनफैक्ट इसको हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है अभी आपने यहाँ पर समझा। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब है ये एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर सकती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये मिसाइल पहुँच सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली यहाँ पर इसकी जो रेंज है लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है, जैसे मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। क्लियर हो गई बात। अब इन मिसाइल्स को जो डेवलप किया गया था ना, इन मिसाइल्स के डेवलपमेंट के पीछे आपको पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था IGMDP। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था, और इसी के बेसिस पर जो इंडिया है ना वो कहीं ना कहीं मिसाइल के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर पाया। हम खुद के दम पर इस प्रकार से काम कर पाए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी कुछ डेवलप कर पाए। इसी वजह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो प्रोग्राम है ना, इसको सरकार ने भी अप्रूव कर दिया था 1983 में, और इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट किया गया मार्च 2012 के अंदर। इस पूरे प्रोग्राम के तहत लगभग 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया, और उन 5 मिसाइल्स के नाम ध्यान रखने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक है, वो ध्यान रखना पटना से यहाँ पर इन 5 मिसाइल्स के नाम ध्यान रख सकते हो। कैसे? P से यहाँ पर पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी कौन सी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह तक यहाँ पर ये हिट करती है। फिर उसके बाद में अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये भी बेसिकली यहाँ पर आपने सरफेस से लॉन्च किया, वापस से आके यहाँ पर अपने टारगेट को इस प्रकार से हिट कर जाती है। अग्नि के अंदर में 1 2 3 4 करके ये आपको अग्नि 5 तक देखने को मिलेगा। और अग्नि 5 के अलावा यहाँ पर एक अग्नि प्राइम मिसाइल है, आपको उसके बारे में पता होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। तो P कवर हो गया, A कवर हो गया। अब बात आती है T की। T से आता है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल की बात करते हैं तो ये बेसिकली शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से यानी सतह से आसमान में छोड़ने वाला यहाँ पर मिसाइल है। फिर उसके बाद में आता है नाग।
ये बेसिकली यहाँ पर हमारा एंटी टैंक मिसाइल है। दुश्मन का जो टैंकर होता है उससे लड़ने के लिए, उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड जनरेशन ये मिसाइल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है ए, क्योंकि ए बचा लास्ट पे, तो ए जो है ये एक मीडियम रेंज अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से आसमान में छोड़ने वाला ये मिसाइल आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर हो गई। तो ये आपने एक प्रोग्राम के बारे में बात कर ली है, अग्नि सीरीज़ के बारे में बात कर ली है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो मतलब एक पूरा होलिस्टिक टॉपिक को कवर किया, जिससे कि कहीं से भी एग्जाम के अंदर सवाल आ जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन जाते हैं। आप देखो यूपीएससी ने साल 2014 में यहाँ पर एक सवाल पूछा था। कैसे सवाल पूछा था? अग्नि 4 मिसाइल को लेकर सवाल ये था कि विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इस अग्नि 4 मिसाइल के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना ये कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अग्नि 4 मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि बेसिकली यहाँ पर ये जो मिसाइल है ना, इसके अंदर लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है केवल। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अग्नि 4 मिसाइल क्या कर सकता है, ये डिलीवर कर सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड को लगभग 7500 किलोमीटर से दूर पर। मतलब अग्नि 5 से भी ज़्यादा लंबी वाली सीरीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा है क्या? तो यहाँ पे जब आप तीनों ऑप्शंस को देखते हो ना, तो जिस प्रकार से आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये तो हो जाता है यहीं पे ख़त्म। क्योंकि अभी तक जो सबसे लंबी जाने वाली मिसाइल है, ट्रैवल करने वाली, वहाँ पे अग्नि 5 है। तो यहाँ पर अग्नि 4 का तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। ये कैसे यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड को 7500 किलोमीटर से दूरी पर डिलीवर कर सकता है ना? इतनी रेंज इसकी है ही नहीं। ठीक है ना? तो थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा एक बार ऑप्शंस के ऊपर नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन बी तीनों के तीनों सही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया, थर्ड वाला तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आप जब इन ऑप्शंस को देखते हो ना, तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, थर्ड नंबर यहाँ पर डी में भी है, सी में भी है और बी में भी है। तो इसका मतलब बी सी डी तो वैसे ही यहाँ पर ख़त्म हो गए, बचता हमारे पास केवल और केवल 1 है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि जो अग्नि 4 मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल देखने को मिलता है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2014 में इस प्रकार से एक सवाल पूछ लिया गया था। तो अभी यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल है, तो इसको लेकर भी सवाल बन सकता है। बात क्लियर हो गई? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक छोटी सी चीज़ और है, वो ये है कि जो भी स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया, उसके बाद में आपसे मैंने बोला आपको मैप में जाकर ये जो प्लेस है वो देखनी है, तो उनको भी बहुत अच्छे से मैप में देखा करो। और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्टिव हुआ करो। कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है और आपको करना ही होगा। इससे आपका मेरा जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर बढ़ता रहता है। ठीक है ना? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वैसे हमारा इकोनॉमी सेक्शन से है, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस आर्टिकल को जैसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से आप इसको लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इतना है कि सवाल बन सकता है और पहले भी सवाल बना है। कैसे बनाए डिस्कस करेंगे। तो हुआ यहाँ पर यह है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करने वाले हैं, अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के 2 अलग अलग स्लॉट्स को लेकर आने वाले हैं और उन स्लॉट्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इन गोल्ड्स के अंदर। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक पेपर है, ये पेपर यहाँ पर सरकार का एक बॉन्ड है और यहाँ पर क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, इस बॉन्ड के ज़रिए सरकार को पैसे दे सकते हो। कैसे? तो सरकार ना क्या करेगी, आपको ये बॉन्ड दे देगी, इसके बदले में मतलब आपके पास में एक पेपर आ गया है, सारा का सारा ऑफिशियल वर्क आ चुका है, इसके बदले में आप सरकार को पैसे दे दोगे। तो कहोगे ऐसे ही दे देंगे क्या? नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर गोल्ड वर्ड यूज़ किया गया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये बेसिकली गोल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बॉन्ड को तैयार किया जाएगा। मतलब अगर आप सोना खरीदना चाहते हो, सोने में पैसा लगाना चाहते हो, बहुत से लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं कि भाई पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो स्टॉक मार्केट में होता है, साथ ही साथ में मेटल्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर। तो काफ़ी सारे लोग गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके पास में पैसा है,
गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सोने में पैसा डालना चाहते हो, तो क्या करना चाहोगे? मतलब आप ये सोच रहे हो कि सर मैं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट भी कर दूँ और मुझे गोल्ड खरीदना ना पड़े, मेरे पास में फिजिकल गोल्ड ना है, क्योंकि मैं रखूँगा नहीं, बस ख्याली, लेकिन मैं गोल्ड में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको फिजिकली नहीं लेना चाहता। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। यहाँ पे क्या होगा, जो गोल्ड का मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से सरकार के पास में आप अपना पैसा रख दोगे, और जो भी इन फ्यूचर गोल्ड का रेट हो रहा होगा उसके बेसिस पर आपको जो है वो जो प्राइस है वो मिल जाएगा, अगर आप उसे निकालना चाहोगे तो। बट क्या है, ये एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। आपको यहाँ पर एक बॉन्ड मिल जाएगा कि हाँ आपने गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट किया है। आपको कोई सोना फिजिकली नहीं मिलेगा, आपको वो पेपर मिल गया है, आप उसने पेपर को अपने पास में रखना है। जब आपका जो पूरा बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उतना टाइम पूरा हो जाता है, तो आप उसको जमा करके सरकार से वो पैसा ले सकते हो। पैसे के साथ साथ सरकार आपको ब्याज भी देगी, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का खेल होता है। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। मैंने यहीं पे सारी कहानी बता दी है, लेकिन अभी डिटेल से समझेंगे तो और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अभी देखो होता क्या है ना, ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है बीच बीच में आती रहती है, तो अभी 2 स्लॉट्स आएंगे इसके। तो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एक होगा, और फिर होगा 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में। अब ये 2 समय आएंगे, इस समय पर सरकार बॉन्ड जारी करेगी, और इन समय पर क्या कर सकते हो, आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बात ये कही जा रही है, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये परचेज़ कर सकते हो सरकार से, ये बात है सिंपल सी। इसमें क्या होगा कि इस बॉन्ड के ज़रिए जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा आने वाले समय पर बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट वगैरह आपको, ब्याज वगैरह जो है वो मिलता रहेगा। बात क्लियर हो गई। तो आने वाले समय पर इस बॉन्ड को इशू किया जाएगा, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये इशू होने वाला है, तो मतलब न्यूज़ में है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती क्या है। सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस स्कीम को कब लेकर आए थे हम लोग? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में। हमारा मकसद ये था कि जो डिमांड है फिजिकल गोल्ड की, इसको हम कम कर सकें, क्योंकि अगर लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना तो उनको फिजिकल गोल्ड लेना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन फिजिकली गोल्ड अपने पास में रखना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि इससे क्या होगा, जो फिजिकल गोल्ड है ना इसकी डिमांड तो कम हो जाएगी, और आप पैसे के अंदर, गोल्ड के अंदर पैसा लगा भी रहे होंगे, इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जो ये गोल्ड बॉन्ड्स है ना, ये कौन जारी करता है? इसको इशू करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी पूरी बात सुन लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन बॉन्ड्स को इशू करता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो बॉन्ड्स हैं ये कौन कौन दे सकता है, आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो? कमर्शियल बैंक से, जो भी हमारे बाकी सारे बैंक्स हैं ना, उन बैंक से जाकर आप इन बॉन्ड्स को परचेज़ कर सकते हो। और आजकल तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। जो हमारा एनएसई है, बीएसई है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके अंदर आप स्टॉक्स परचेज़ करते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा यहाँ पे गोल्ड का सिस्टम भी आ चुका है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इन जो ये ऐप्स हैं, जो स्टॉक मार्केट वाला सिस्टम है, यहाँ से भी करा जा सकता है। तो आज के समय पर ये जो बॉन्ड्स हैं ये कहाँ से बिकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल बैंक्स हो गए या फिर जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हो गए, वहाँ से भी यहाँ पर ये बॉन्ड्स जो हैं वो बिकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कौन कौन खरीद सकता है, क्या सभी लोग खरीद सकते हैं? तो इसके लिए एक एलिजिबिलिटी है। जैसे कि मान लो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इंडिया को कोई व्यक्ति है, वो इसको यहाँ पर बॉन्ड को परचेज़ कर सकता है। उसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जो पूरा ही परिवार है ना, एक पूरी कंप्लीट फैमिली है, वो यहाँ पर इसको परचेज़ कर सकती है। या उसके अलावा कोई ट्रस्ट हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सब लोग भी यहाँ पर इन बॉन्ड्स को परचेज़ कर सकते हैं, वो सब एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि सर मान लो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो इसकी कोई लिमिट वगैरह सेट कर रखी है क्या? या कोई कितना पैसा भी डाल सकता है? ऐसे तो अमीर बहुत सारा पैसा डाल देंगे, सरकार के पास में बहुत सारा पैसा डाल के बहुत सारा ब्याज ले सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर एक लिमिट रखी गई है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। एक इन्वेस्ट लिमिट है। अब वो लिमिट क्या है कि देखो, गोल्ड बॉन्ड्स आप परचेज तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। जैसे जो इंडिविजुअल व्यक्ति होंगे, आप हो, मैं हूँ, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ये अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो अपर लिमिट है कि वो कितने गोल्ड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 4 किलोग्राम तक के सोने तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। हर साल इतने सोने तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन यही चीज़ जब एक ट्रस्ट के ऊपर आती है, कंपनी के ऊपर आती हैं, तो उनकी लिमिट बढ़ जाती है। उनके लिए ये लिमिट 20 किलोग्राम की हो जाती है। 20 किलोग्राम तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनकी अपर लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। बात क्लियर हो गई।
अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो हो गई अपर लिमिट। तो क्या सर कोई मिनिमम लिमिट भी है क्या? कोई अगर थोड़ा से पैसा कुछ हज़ार रुपये, मतलब कुछ हज़ारों रुपये अगर ऐड करना चाहता है तो बिल्कुल वो भी कर सकता है, क्योंकि इसकी एक मिनिमम जो लिमिट है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, मतलब आप 1 ग्राम गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड से अगर एक ट्रस्ट है तो वो 20 किलोग्राम गोल्ड तक इन्वेस्ट कर सकता है। 1 ग्राम से 20 किलोग्राम, तो आप इमेजिन कर सकते हो 1 ग्राम गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये बिल्कुल एक मिनिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट है। बात क्लियर हो गई। अब टर्म की बात करते हैं, यानी कि अगर मान लो किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कब तक वो रहने वाला है। तो ये देखो, जो ये गोल्ड बॉन्ड है ना, इनको बेसिकली 8 साल लगते हैं मेच्योर होने में, यानी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप 8 साल तक नहीं निकाल सकते। तो कहोगे यार ये क्या है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको बीच में अर्जेंट पड़ रहा है कि हाँ पैसा निकालना ही है, तो भी क्या कर पाओगे? 5 साल पूरा होने पे निकाल पाओगे। वैसे तो 8 साल में आपका बॉन्ड मैच्योर होगा, लेकिन बीच में अर्जेंटली आपको ज़रूरत पड़ रहा है, तो अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो 5 साल के बाद यहाँ पर आप निकाल सकते हो वो पैसा, यानी कि बॉन्ड सरकार को देकर सरकार से वो पैसा ले सकते हो। अब वो जो पैसा मिलेगा आपको, उसके साथ साथ मतलब जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा, है ना, तो बेसिकली वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो तो पैसा मिलेगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका ब्याज है, वो भी मिल जाएगा। कितना? लगभग 2.5% पर एनम के हिसाब से हर साल 2.5% के आसपास का जो ब्याज है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी ब्याज यहाँ पर मिलेगा उस ब्याज के ऊपर टैक्स भी काटा जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये जो इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, ये शैल बी टैक्सेबल, इनके ऊपर टैक्स भी काटा जा सकता है। ये खुद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन के अंडर में आता है। बात क्लियर हो गई ना, हो गई। अब हम बात करते हैं जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, इनके तो हमने ढेर सारे फ़ायदे पढ़ लिए कि सर सही चीज़ है, गोल्ड के अंदर पैसा आपने लगा भी दिया और आपने गोल्ड खरीदा भी नहीं, क्या है 8 साल के लिए छोड़ दो, आपका पैसा बढ़ता रहेगा, है ना, क्या दिक्कत है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम, इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबा हो जाता है। बीच में अगर ज़रूरत पड़ गई तो, अगर आपके पास में अगर सोना खरीद के आपने रखा होता और बीच में आपको ज़रूरत पड़ती तो आप उस सोने को बेचकर पैसा लेकर अपना काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, 5 साल वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बॉन्ड मैच्योर होने में 8 साल लगेगा। लेकिन बीच में अर्जेंटली अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आप 5 साल वेट कर कर ही क्या कर पाओगे, उस बॉन्ड से पैसे निकाल पाओगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, तो एक इसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। तो एक हॉलिस्टिक एरिया आपको कवर हो चुका है ना। तो आपसे पूछा जाए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये है, ये है, ये है, आपको पता चल गया। कोई इसका नुकसान भी है? हाँ, ये नुकसान हो सकता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कोई सवाल वगैरह पूछा गया क्या? हाँ बिल्कुल, यूपीएससी ने साल 2016 में एक सवाल पूछा था इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर। क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, या इसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के नाम से भी बोला गया है, गोल्ड को मोनेटाइज कर दिया गया था। तो इस स्कीम का पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया। नीचे आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फिर नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्या है पर्पस, आओ देखते हैं। पहला यहाँ पर बोला जा रहा है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद द इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, यानी कि जो ये गोल्ड है ना, इसको हमारी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर ऐड कर देना। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर इससे क्या करना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एफडीआई है, जो बाहर से पैसा आता है ना, इसको ज्वेलरी सेक्टर के अंदर बढ़ावा देना। तीसरा पर्पस क्या हो सकता है, जो इंडिया की डिपेंडेंस है गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर, ये कम करना। तो क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से एक स्टेटमेंट तो गलत लग ही रहा है, एफडीआई वाला, क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है ना, ये तो एफडीआई को प्रमोट करता ही नहीं है। ये कैसे प्रमोट करेगा एफडीआई को गोल्ड के अंदर, है ना। ये तो खुद यहाँ पर इंडिविजुअल रेसिडेंट्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हो पा रहा है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। बाकी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, यही दोनों स्टेटमेंट केवल हमारे सही होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि देखो बस है ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, दूसरा वाला गलत है ना, 1 और 3 कोई है क्या? हाँ है, सी वाला। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी इज़ द करेक्ट वन। क्लियर हुआ? अब थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्कीम है ना, मैंने आपको बताया, इससे क्या हो रहा है कि जो आपके घर के अंदर रखा हुआ सोना है ना, अब बेसिकली आप उस सोने को ले ही नहीं पा रहे हो, लेकिन पैसा आप लगा रहे हो, है ना, पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या जा रहा है, वो पैसा सरकार के पास में आ रहा है, वो बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर काउंट हो रहा है। ठीक है ना, वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन वो सोना क्या होता है, सोना खरीदे तो वो एक जगह पर पड़ा रहता है, वो पैसे का पूरी तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, उसका यूज़ भी हो रहा है। ठीक है ना। तो एफडीआई वाला सिस्टम जो है वो मैंने आपको बताया इसमें अवेलेबल नहीं है, और एफडीआई को ये प्रमोट नहीं करता है, इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो डिपेंडेंसी है गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, गोल्ड परचेज किया जा रहा है, तो गोल्ड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। बट अभी क्या है,
आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको गोल्ड मिलेगा भी नहीं, मतलब आप गोल्ड लोगे भी नहीं और आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो गोल्ड की जो डिमांड है, जो इसका इंपोर्ट वगैरह है ना, वो अपने आप में कम हो जाएगा। और इंडिया आपको पता होगा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। हम ढेर सारा गोल्ड मंगाते हैं अलग अलग देशों से। मैंने आपको पढ़ाया भी था रिसेंटली, गोल्ड जो डोर वाला जो बेसिकली गोल्ड है वो हम लोग मंगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। इनफैक्ट इस कैटेगरी में सबसे बड़े लेवल पर आ रहे हैं हम लोग। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब इंपोर्ट बढ़ता है तो स्मगलिंग भी बढ़ती है, तो वो इश्यूज़ भी यहाँ पर थोड़े से रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। तो बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, तमिलनाडु स्टॉप्स ऑक्शन ऑफ स्टोलन नटराज आइडल इन फ्रांस। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखो तमिलनाडु ने अभी क्या किया ना, कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है crashtize.com, ठीक है ना, फ्रांस की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर क्या हो रहा था, एक नटराज आइडल इस प्रकार का जो ये स्टैचू है ना, भगवान शिव का जो स्टैचू है, ये बेसिकली यहाँ पर बेचा जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु ने पता लगाया कि ये जो स्टैचू है ये भारत से चुरा कर लेकर गया है ना, यहाँ पर ये चोरी करके लेकर गया है फ्रांस। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी नीलामी हो रही थी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, इसकी ऑक्शनिंग हो रही थी, इसके ऊपर बोली लगवाई जा रही थी, वो तमिलनाडु ने रोक दिया, उस बोली को यहाँ पर रोक दिया गया है, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट पर आपको ये शिव जी का नटराज स्टैचू ये देखने को मिलेगा। ये इसकी ऑक्शनिंग हो रही थी, मैंने जैसे बताया कि लगभग इस पर अमाउंट लग चुका था 1.76 करोड़ से लेकर 2.64 करोड़ तक का यहाँ पर अमाउंट मांगा जा रहा था इसके ऊपर, ठीक है ना, इस आइडल के ऊपर। तो बट यहाँ पर तमिलनाडु ने इस चीज़ का पता लगाया और इस चीज़ को रोक दिया। तो आप कहोगे कि तमिलनाडु ने ये कैसे पता लगाया कि ये उन्हीं का स्टैचू है। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू है ना, ये बिलोंग करता है विजयनगर पीरियड को, लगभग 15th और 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय के टाइम पीरियड को यहाँ पर ये स्टैचू बिलोंग करता है। क्योंकि होता यह है कि 1958 के अंदर इस स्टैचू का एक इमेज, एक फ़ोटो रखा हुआ है, और उस फोटो से जब हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले स्टैचू को मैच किया तो बिल्कुल यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, और बोला ये जा रहा है कि ये स्टैचू वही है विजयनगर पीरियड को बिलोंग करने वाला, और ये इंडिया से चुरा कर लेकर गया था। अब यहाँ पर इसकी जो ऑक्शनिंग की जा रही है, इसके ऊपर जो बोली लगाई जा रही है, उसको रोकना होगा। और तमिलनाडु के जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हुए भी, और इसको रोका गया, ठीक है ना। इस मूर्ति को चोरी की गई थी 1972 के अंदर। 1972 में इस इमेज इसको स्टोलन किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया कि वैसे 1958 में इसकी इमेज ऑलरेडी ले ली गई थी, इसका एक पिक्चर क्लिक किया गया था, और उस पिक्चर को बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं, और उस पिक्चर को इससे मैच करने के बाद में हमारे पास में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है। तो उस समय का एक इमेज यहाँ पर हमारे पास में था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैंशन किया गया। नाउ अब जोर ये दिया जा रहा है कि हम इस आइडल को, इस स्टैचू को वापस से इंडिया लेकर आएँ, तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक नटराज स्टैचू न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल कहाँ पे हेल्प करेगा, जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब आप नितिन सिंघानिया की किताब उठा दो तो आपको वहाँ पर नटराज स्टैचू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो आपका नितिन सिंघानिया का भी जो एक छोटा सा पोर्शन है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, एक स्टैटिक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम बात करने वाले लॉर्ड नटराज के बारे में। स्टैचू आपने देख लिया है, मैं एक बार पूरा पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। वो बेसिकली ऐसी आपने इमेज कई बार देखी होगी, ये स्टैचू आपको इस प्रकार से नज़र आता है, कई बार आपने बुक्स के अंदर इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब पढ़ा है कोई बात नहीं, आज हम लोग इस पूरे स्टैचू का जो फिगर है वो समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया नटराज, नटराज मतलब लॉर्ड ऑफ द डांस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हिंदू गॉड शिवा ये देखने को मिलेंगे, यानी शिव जी का ये स्टैचू देखने को मिलेगा। ये जो बेसिकली जिस फॉर्म में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक डांसर की फॉर्म। तो कॉस्मिक डांस की फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टैचू है ये आपको पूरा ब्रॉन्ज का देखने को मिलेगा, यानी कि मेटल के अंदर इस स्टैचू को बनाया जाता है। इंडिया के अंदर खासकर साउथ इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे जो शैवात टेम्पल्स हैं, शिव जी के जो मंदिर हैं, वहाँ पर आपको ये स्टैचू देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के स्टैचू। और ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पीस है हमारे चोला स्कल्पचर का, ध्यान रखना, चोला स्कल्पचर का ही एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पीस माना जाता है। अब यहाँ पे जब आप इस स्टैचू को देखते हो ना, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। आपको यहाँ पर इस स्टैचू के अंदर 4 हाथ देखने को मिलेंगे। तो जो अपर राइट हैंड है ना, अपर राइट हैंड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके हाथ में एक ड्रम है, एक डमरू यहाँ पे पकड़ रखा है। डमरू क्या बात करता है, साउंड ऑफ क्रिएशन, है ना। यहाँ पे डमरू क्या किस चीज़ को डिनेट करता है, क्रिएशन को डिनेट करता है।
क्रिएशन को डिनोट करता है, यानी कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो यहाँ पर इस डमरू के साउंड से बनी है। देन उसके बाद में यहाँ पर आता है जो अपर लेफ्ट हैंड है, इसके अंदर आपको एटर्नल फायर देखने को मिलेगी। एक आग जल रही है, इनफाइनाइट आग यहाँ पर जलती हुई नज़र आ रही है, और जो रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन को। तो एक क्रिएशन को दर्शाता है, एक दर्शाता है डिस्ट्रक्शन को, ठीक है ना, विध्वंस करना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को, तो क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एटर्नल फायर है किस चीज़ को डिनोट करती है, तो ध्यान रखना ये डिनोट करती है डिस्ट्रक्शन को। आगे आते हैं, फिर जो आपको लोअर राइट हैंड देखने को मिलता है ना, वो बेसिकली अभय मुद्रा के जेस्चर में आपको नज़र आएगा। अभय मुद्रा के फॉर्म में यहाँ पर उस हाथ को रखा गया है, जो कि बेसिकली यहाँ पर एश्योर करता है कि जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं ना, वो बेसिकली डरे ना बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है एक लोअर लेफ्ट हैंड। लोअर लेफ्ट हैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये जो लेफ्ट हैंड है ये बेसिकली उसी साइड में है जहाँ पर इनका एक पैर उठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो लोअर लेफ्ट हैंड है ना, ये किस चीज़ की तरफ पॉइंट करता है, जो पैर यहाँ पर उन्होंने एक पैर उठा रखा है ना, उसी की साइड में यहाँ पर ये वाला हाथ भी पॉइंट आउट करता है, जो कि बात करता है पाथ ऑफ सेल्वेशन की, यानी कि मोक्ष की बात करता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी ये जो पूरी फिगर बनाई गई है, ये जो पूरा का पूरा स्कल्पचर बनाया गया है, वो एक छोटे से ड्वार्फ के ऊपर बनाया गया है। अब वो ड्वार्फ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पिक्चर आधा है, इस वजह से मैं पूरा पिक्चर लेकर आया था। तो इस पूरे पिक्चर में आप ऐसे देख पाओगे, यहाँ पर पैर उठा हुआ है ये वाला, है ना, और यहीं पर यह हाथ देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली सैल्वेशन को यानी मोक्ष को दर्शाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक ड्वार्फ नीचे यहाँ पर एक ड्वार्फ है, एक बोना है, जिसके ऊपर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई। जो ड्वार्फ है ये बेसिकली क्या है, इसको डिनोट किया गया है ईगो से। जो लोगों का ईगो होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पर इस ड्वार्फ को दिखाया गया है। अहंकार, मतलब अहंकार जो है ना, वो दबा का दबा रह जाता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। तो शिवा इज़ डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ अ स्मॉल ड्वार्फ, मैंने आपको बता दिया वो ड्वार्फ क्या दर्शाता है, इग्नोरेंस को, ईगो को, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का जो ईगो है वो कहाँ पे रहता है ना, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है कि अहंकार क्या है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो आपको बाल देखने को मिलेंगे वो बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से फ्लो करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि बात करता है गंगा रिवर की। जो रिवर गंगा है ना वो बह रही है, वो उस चीज़ को डिनोट करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये गंगा रिवर को डिनोट करते हैं बाल। अब बात आती है आभूषण की, यानी ऑर्नामेंटेशन की। तो एक कान में यहाँ पर इस स्टैचू ने पहना हुआ है मेल रिंग, ठीक है ना, और एक कान में है फीमेल रिंग। एक कान में मेल रिंग और एक कान में फीमेल रिंग। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्धनारीश्वर को। अर्धनारीश्वर मतलब यहाँ पर ये बेसिकली एक फ्यूजन है, एक कॉम्बिनेशन है मेल एंड फीमेल का, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है, एक कान में मेल रिंग और एक कान में फीमेल रिंग, ध्यान रखना अर्धनारीश्वर को यहाँ पर ये दर्शाता है। बाकी यहाँ पर गर्दन में एक सांप भी देखने को मिलता है नटराज के अंदर में, और सॉरी गर्दन में नहीं, हाथ पे यहाँ पर जो सांप है ना, वो स्नेक जो है वो आपको ट्विस्ट हुआ देखने को मिलेगा, वो लिपटा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बात करता है कुंडलिनी पावर के बारे में। वो जो स्नेक है वो क्या दर्शाता है, कुंडलिनी पावर को। अब ये जो पावर है ना, ये इंसान की जो बैकबोन होती है, ह्यूमन स्पाइन होती है, उसके अंदर होती है। अगर यहाँ पर इस पावर का सही से इस्तेमाल किया जा सके, और अगर हम इस पावर का सही से इस्तेमाल करें तो क्या होगा, एक व्यक्ति ट्रू कॉन्शियसनेस को यहाँ पर अचीव कर सकता है, उसके अंदर एक अवेयरनेस होता है, ऐसा हो सकती है, ठीक है ना। एक आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति हमेशा अवेयर रह सकता है, ठीक है ना। तो उस ट्रू कॉन्शियसनेस को यहाँ पर अचीव किया जा सकता है इस पावर को एक्टिवेट कर, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को डिनोट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस स्टैचू के बारे में, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी सवाल बन सकता है, और डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर ऐसे ही कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो अलग अलग एरियाज़ जो वहाँ पे खुदाई होकर क्या क्या सामान मिला है, कहाँ से क्या क्या मिला, ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए, तो आपने यहाँ पर इन चीज़ों को कवर करके चलना है। ये मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, PDF के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो, जब भी आप लोग PDF डाउनलोड करते हो ना, तो उसके साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है कि एक ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप में जब आप लोग यहाँ पर इस वाले पिक्चर को, सॉरी इस वाली PDF को ओपन करोगे, तो PDF को ओपन करते ही आपको इस प्रकार से ये येलो कलर के सिंबल्स नज़र आएंगे। इस पर जैसे आप टैप करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होती है, पता नहीं रहता है कि यहाँ पर कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है उनको, तो उनके यहाँ पर एक सोल्यूशन ये है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, तो चाइना ने एक रोपवे बनाया है, कहाँ पे बनाया है,
रोपवे बनाया, रोपवे के साथ कुछ रोड्स वगैरह बनाई हैं नियर द ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 3 देशों के बारे में चर्चा की जा रही है। एक है इंडिया, एक है चाइना और एक है भूटान। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना नहीं, ये तिब्बत वाला रीजन है जिसको चाइना ने कब्जाया है ना। तो ये 3 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्राई जंक्शन वाला पॉइंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे भूटान एक और देश आ जाता है। इधर नेपाल देखोगे तो यहाँ पर ये 4 कंट्रीज भी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो इस वाले रीजन में क्या हुआ है, चाइना ने एक रोप वे बनाया है। रोप वे आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये रोप वे आपको नज़र आएगा, जैसे कि लिफ्ट होती है ना, वैसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये रोप वे यहाँ पर डेवलप किया गया है चाइना की साइड से। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये बोला गया कि रोप वे के साथ साथ कुछ जो रोड्स हैं वो यहाँ पे मजबूत करी गई हैं, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये सारा चाइना देखो ऐसे ही करता रहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपनी साइड पर लगातार वो डेवलप करता जा रहा है। और फिर उसके बाद में ये अगर इंडिया कुछ कर ले अपनी बॉर्डर की साइड पे, तो यहाँ पर फिर चाइना इस चीज़ का कंसर्न उठाता है कि भारत यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है। अब देखो बात ये की जा रही है, ये बेसिकली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये यांगसे के पास में किया जा रहा है। यांगसे एरिया जो है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के अंदर ही है ना। अब ये तवांग रीजन वही रीजन है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले झड़प हुई थी इंडिया और चाइनीज़ के सोल्जर्स के बीच में, जैसा मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है इसके बारे में। तो ये यांगसे पॉइंट है ना, यहाँ पर चाइना जो है ये लगातार पेट्रोलिंग करता रहता है, एक दस्तक मारता रहता है, इसको देखने आ जाता है बार बार इस पर्टिकुलर रीजन को। तो साल में 2-3 बार यहाँ पर देख लेते हैं, इस प्रकार से दस्तक मार ली जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग बेसिकली पूरा का पूरा एक रोप वे डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पीएलए ने जो ये रोप वे बनाया है, ये कहाँ पे बनाया है, ये अपनी साइड पर बेसिकली जो तोरजा नाला है, तोरजा नाला के पास में यहाँ पर इस रोप वे को बनाया गया, जो कि क्या करेगा, आगे बहुत एरिया को देखने में मदद करेगा, निगरानी में मदद करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा, ऐसा आप कह सकते हो। ऑफिशियल्स का कहना यहाँ पर यह है कि और भी बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही है तोरजा नाला के पास में। तोरजा नाला जो कि दोकलाम के पास में है, दोकलाम वो वाला रीजन है, आपको पता होगा। दोकलाम जो है वो बेसिकली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर 2017 में 73 दिन तक 73 डेज तक चाइना और इंडिया के फोर्सेस के बीच में स्टैंड ऑफ था, आमने सामने खड़े हुए थे, ठीक है ना। तो दोकलम के पास में भी यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है उसके पास भी आप देखोगे तो लगातार जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर चाइना कर रहा है, जिसको लेकर अभी के समय पर ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बात क्लियर हो गई। तो इतना छोटा सा आर्टिकल था, इसके बाद कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। आने वाले समय पर कोई भी एडिटोरियल अगर पब्लिश होता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से आपका एक बेस क्लियर रहेगा, तो आगे ये भी आप बहुत आराम से समझ जाओगे। बात क्लियर हो गई, आगे आता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला। अब इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम नेक्स्ट मंथ। देखो सुप्रीम कोर्ट ना एक पिटीशन की सुनवाई करने वाला है। एक पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी करी गई है, किस चीज़ को लेकर, जो हमारे पास में बॉन्ड स्कीम है। तो ये बॉन्ड स्कीम कौन सी है, आपको पता होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में चर्चा की जा रही है। इलेक्शन के अंदर जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में जो फंडिंग दी जाती है वो इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दी जाती है। तो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर में अभी पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया था, एक बदलाव किया गया था। तो वो जो बदलाव किया गया है, उस बदलाव के अंदर यहाँ पे 15 दिन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 15 दिन कौन से अभी आपको समझ में आएगा। तो वही यहाँ पर जो पिटिशनर है ना, वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस पिटीशन को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनेगा, कब सुनेगा, जनवरी में, अगले साल जनवरी के मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ की यहाँ पर इसकी सुनवाई रखी गई है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। अब ये पिटीशन किस चीज़ के बारे में है, ये हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, चलो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया क्या चीज़ चैलेंज की गई है, जो कि रिसेंटली अभी एक अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि 15 दिन और ऐड कर दिए गए हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। तो वो 15 दिन क्या है इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में डायरेक्टली नहीं बता सकता। अगर ऐसे डायरेक्टली बता दिया तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये 15 दिन किस चीज़ को लेकर है अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस खाली 2 मिनट रुको। तो हुआ क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे गए, कुछ बदलाव करे गए। अब बदलाव को समझने से पहले समझना होगा कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको बताया है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में जानकारी ली थी ना, तब मैंने आपको बताया जो बॉन्ड है, एक पेपर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये भी बेसिकली क्या है, मनी इंस्ट्रूमेंट है। अब ये क्या करेगा, ये कोई भी कंपनी हो
या आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, हम सभी लोग यहाँ पर इस बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। अब परचेज़ करने का मकसद क्या होगा कि जो भी पैसा हम देंगे उतने रुपए का बॉन्ड आपको मिल जाएगा, यानी एक कागज़ मिलेगा। आपने जो है अगर 1000 रुपये डाले हैं, 1000 रुपये यहाँ पर उस बॉन्ड को परचेज़ किया है, तो 1000 रुपये का कागज़ आपको मिल जाएगा, वो कागज़ दे दिया जाएगा। आप क्या करोगे, उस बॉन्ड को, उस कागज़ को लेकर जाओगे अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के पास में, और उस पॉलिटिकल पार्टी को वो ले जाकर दे दोगे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस 1000 रुपये को उस बैंक से निकाल लेगी। ठीक है ना। किस बैंक से? SBI से। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, ये केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही परचेज़ किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर इसको परचेज़ किया, ये यहाँ पर किसको दे दिया? पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जाकर दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम कर लेगी, यानी कि बैंक को दिखाकर वो पैसा निकाल लेगी। तो मतलब क्या हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, इनको फंडिंग देना, इनको पैसा प्रोवाइड करवाना। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग दी जाती है वो इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से दी जाती है। और वो कैसे काम करता है आपने इसको समझा, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इसको यहाँ पर रिडीम कर लिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा दे रहे हो, बेसिकली डोनेशन दे रहे हो, ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया। अभी मैं आपको एक पिक्चर पर लेकर चलता हूँ। वैसे हकीकत में इलेक्ट्रल बॉन्ड दिखता कैसे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ही दिखाई पड़ता है। SBI यहाँ पर इस बॉन्ड को जारी करता है। ये बॉन्ड कितने रुपए का है? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का बॉन्ड है। किसी ने 1000 रुपये दिए होंगे बैंक को, उससे यहाँ पर एक बॉन्ड मिल गया। ये बॉन्ड ले जाकर अपनी मनपसंदा पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। तो कुछ बैंक्स चूज़ करी जाती हैं, जैसे SBI को चूज़ किया गया है ना। फिर उसके बाद में जो ये बैंक है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को जारी करेगा। फिर इससे क्या होगा कि जो डोनर होगा, जो पैसा डोनेट कर रहा है, वो यहाँ पर बॉन्ड को परचेज़ कर लेगा। कैसे? एक पेमेंट कर देगा बैंक को, चेक या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर देगा और बॉन्ड मिल जाएगा उसको। फिर वो जो डोनर है ना, वो उस बॉन्ड को ले जाकर यहाँ पर अपनी मनपसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, अपनी जो भी यहाँ पर चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी होगी। फिर वो पार्टी क्या करेगी, उस बॉन्ड को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगी और डिटेल्स दे देगी, वो पैसा वहाँ से अकाउंट से निकाल लेगी। बात क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड काम करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई एक पर्सन भी है, मतलब कि मान लो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो भी बॉन्ड को परचेज़ कर सकता है, या फिर वो जॉइंटली भी, सिंगल भी या जॉइंटली भी, जॉइंट होकर भी उसको परचेज़ कर सकता है। तो ऐसे भी यहाँ पर आपके ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। अब क्या है, इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेकर आई गई थी साल 2018 में, ताकि क्या कर सकें, जो पॉलिटिकल फंडिंग है ना, इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड करवा सकें। तो बेसिकली यहाँ पर केंद्र सरकार का आइडिया था इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के पीछे का, ताकि क्या किया जा सके, एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर आया जा सके इस इलेक्ट्रल फंडिंग में। क्योंकि आपको पता होगा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ यहीं पर, कि जो भी पैसा आप देते हो ना, ये आपको पता है आपने कितने रुपये दिया है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, और एक यहाँ पर बैंक को पता है। उसके अलावा किसी के पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती। इनफैक्ट कितनी फंडिंग कलेक्ट हुई है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है ना, कि किसने मुझे पैसा दिया है। इनके अलावा बाकी जो आम नागरिक हैं उनके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, किसी के पास में कुछ नहीं पता चलता तो किसको कितना रुपया दिया है ना, किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना रुपया दिया, किसी को कुछ नहीं पता चलता इसके अंदर। यही यहाँ पर इसका एक क्रिटिसिज्म भी है, इसकी वजह से आलोचना भी होती है कि भाई बताना चाहिए कि कौन किसको कितनी फंडिंग दे रहा है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में कितना पैसा आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आनी चाहिए। इसको लेकर आलोचना भी होती है, बट ऐसा है नहीं। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि इस स्कीम के अंदर रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स करे जाते हैं, कुछ बदलाव करे जाते हैं। बदलाव क्या है? तो बदलाव यह है कि यहाँ पर 15 दिन का एडिशनल पीरियड ऐड कर दिया गया है। मतलब क्या है कि इसके अंदर एक नया पैराग्राफ ऐड कर दिया गया। यहाँ पर यह बोला गया कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है ना, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो जारी करे जाएंगे, ये इनके अंदर मतलब कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करे जाते हैं, कब कब जारी किए जाते हैं? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये साल के 4 महीने देखने को मिलेंगे। इन 4 महीनों में साल 2018 में आप देखोगे ना, तो 10 दिन के लिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवेलेबल करवाया गया था कि आप यहाँ पर इन बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हो। ये 10 दिन का टाइम पीरियड था। अब इस बॉन्ड को परचेज़ करने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, इस पर 15 दिन और ऐड कर दिया गया है। 10 दिन के अंदर 15 दिन और ऐड कर दिए गए हैं। यही एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इसी चीज़ का यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम यहाँ पर अगले महीने इसको देखने वाले हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर ऐड कर दिया गया है कि आप अब थोड़े लंबे समय तक बॉन्ड को परचेज़ कर पाओगे। अब वो बॉन्ड इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होगा, थोड़े लंबे समय तक यहाँ पर फंडिंग चलती रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बात क्लियर हो गई। अब देखो वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें, तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वैलिड होते हैं 15 दिन के लिए। आपने जब परचेज़ किया बैंक से, तो परचेज़ करने के बाद में 15 दिन तक वो वैलिड रहेंगे, और 15 दिन के बाद एक्सपायरी होने के बाद वो पैसा बेकार हो जाएगा, वो यहाँ पर
पूरा बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कौन कौन यहाँ पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे को ले सकता है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग ले सकती है, तो वही पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग लेंगी जो कि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के 1951, जो 1951 वाला एक्ट है ना, इसके सेक्शन 29A के अंदर में रजिस्टर्ड है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 क्या सेक्शन 29A के अंदर जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड होंगी और साथ ही साथ में जिन्होंने आखिरी जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन इलेक्शन के अंदर अगर उन्होंने 1%, ध्यान रखना 1% के आसपास अगर वोट सिक्योर किया है, अगर 1% वोट सिक्योर किया है तभी वो एलिजिबल हो पाएँ। यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर एलिजिबल हो जाती हैं, क्योंकि 1% तो वोट यहाँ पर सिक्योर कर ही लेती हैं। तो 1% जिसने भी वोट सिक्योर कर लिया था, 1% वोट जिसको भी मिले थे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल हो जाती है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। ठीक है ना, तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फंडिंग दी जाती है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी न्यूज़ में आने वाला है, तो इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहेंगे जो जो न्यूज़ में आता रहेगा। बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बोला है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने ये क्या बोला, इस चीज़ को समझना। इसने ये बोला कि देखो, इंडिया के अंदर अगर आपको पोल्यूशन से लड़ना है ना, तो पाकिस्तान, उसके बाद में इधर अफ़गानिस्तान और फिर उसके बाद में इधर बांग्लादेश, इन देशों के अंदर भी जो पोल्यूशन है वो यहाँ पर रोकना होगा। क्योंकि ये जो रीजन है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ हो गई, ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और ये सब क्या करती हैं ना, एक ही एयर के फ्लो को शेयर करती हैं। जो हवा है ना वो बेसिकली एक ही कैटेगरी की यहाँ पर इन रीजन में देखने को मिलेगी। तो अगर इन सभी कंट्री में से चलो एक देश ने यहाँ पर पोल्यूशन को ख़त्म कर भी दिया, तो भी वो पोल्यूशन से फ्री नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके आसपास देशों में जो ये पोल्यूशन हो रहा होगा, प्रदूषण हो रहा होगा, वो सब बहकर उस देश में आएगा, वो सब बहता हुआ फ्लो करता हुआ उस देश के अंदर आ जाएगा। तो ये बोला गया कि पोल्यूशन से लड़ना है तो इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना। तो आप देखोगे इंडिया और इंडिया के अलावा मैंने आपको बताया पाकिस्तान और भी कई देश आपको देखने को मिलेंगे आसपास के, जिनके बारे में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने चर्चा करी है। इन्होंने ये बोला कि आज के समय में इन पूरे देश के अंदर, इनफैक्ट पूरे एशिया के अंदर में जो पोल्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँच चुका है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितना बोला है पोल्यूशन इतना होना चाहिए, इससे 20 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, 20 गुना ज़्यादा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो आज के समय पर लगभग 6 ऐसे बड़े बड़े मेजर एयरशेड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ऐसे एरिया जहाँ पर जो हवा है वो बेसिकली एक ही हवा देखने को मिलेगी जो कि फ़्लो करती है। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल रीजन में पंजाब है, पाकिस्तान वाला, क्योंकि कुछ पंजाब आपको पता है इंडिया में और कुछ पंजाब पाकिस्तान में है। तो एक पंजाब पाकिस्तान वाला भी है, पंजाब इंडिया वाला भी है। फिर उसका हरियाणा हो गया, राजस्थान का पार्ट हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये हो गए हमारे कौन से वाले, वेस्ट सेंट्रल रीजन वाले। फिर उसके बाद में सेंट्रल ईस्टर्न वाले की बात करेंगे। ईस्टर्न वाले में तो यहाँ पर आ जाता है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश, मिडिल इंडिया हो गया, सॉरी बांग्लादेश हो गया। मिडिल इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ओडिशा, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में आप देखोगे ईस्टर्न की साइड में और आपको कुछ और स्टेट्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, देन उसके बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ के बारे में चर्चा की गई। मतलब आप देखोगे यहाँ पर इंडिया के कुछ रीजन है, इंडिया के कुछ राज्यों के बारे में हमने चर्चा करी है। उसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी है बांग्लादेश की। तो इन तीनों कंट्रीज़ की भी चर्चा करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज़ यहाँ पर एक ऐसे रीजन में आती है जहाँ पर हवा जो है ना वो एक ही हवा फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो विंड की डायरेक्शन है, वैसे विंड की डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक। मतलब पाकिस्तान की साइड से ये हवा बहती है और इंडिया से गुजरती हुई इधर बांग्लादेश की साइड में से निकल जाती है। तो ऐसे यहाँ पर ये हवा बहती हुई नज़र आती है। तो क्या होता है, अगर पाकिस्तान में प्रदूषण होगा तो वो प्रदूषण बहकर इंडिया में आएगा और इंडिया से फिर इधर बांग्लादेश में जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर पार करेगा। ये यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो अब ऐसा हो रहा है तो इंडिया अगर पोल्यूशन फ्री होना चाहता है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा पोल्यूशन फ्री होना, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक पोल्यूशन होता रहेगा तब तक यहाँ पर आप देखोगे वो सारा पोल्यूशन इंडिया की साइड से बहेगा और इंडिया में भी यहाँ पर इकट्ठा होगा। बात क्लियर हो गई। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अगर पोल्यूशन से लड़ना है ना तो इंडिया को और इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ को यहाँ पर, इनको भी यहाँ पर यही टेक्निक अपनानी पड़ेगी, पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हवा वैसे अभी यहाँ पर जो साउथ वेस्ट है यहाँ से नॉर्थ वेस्ट तक बह रही है,
लेकिन हो सकता है साउथ ईस्ट तक बह रही है, वैसे हो सकता है कि हवा ऐसे भी बह जाए। तो दोनों ही यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। तो इन कंट्रीज़ को सभी को प्रॉब्लम्स यही है पोल्यूशन की, तो सबको मिलकर पोल्यूशन को रोकना होगा, ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है। अदरवाइज पोल्यूशन एक बड़े लेवल पर पहुँच ही गया है। कितना पहुँच गया मैंने आपको बताया, जो टारगेट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उससे 20 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है आज के समय पर इन कंट्रीज़ के अंदर में। बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा छोटा सा, कि जो वर्ल्ड बैंक है, देखो इसके बारे में मैंने भी आपको रिसेंटली पढ़ाया है। दो छोटे छोटे सवाल हैं। वर्ल्ड बैंक दो कौन कौन से बड़े बड़े ग्रुप को मिलकर बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये दो यहाँ पर छोटे सवाल हैं, आपको इनके आंसर देने ही होंगे और इतने ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि आप पहले इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बात क्लियर हो गई भाई। उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला आता है। अब ये आर्टिकल ना मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा के मैं थक गया हूँ। शायद आप भी यहाँ पर थक गए होंगे। कम से कम हमने लगभग 25-30 बार तो कवर कर ही लिया होगा पिछले 1.5-2 महीने के अंदर। आपने देखा होगा कॉलेजियम सिस्टम, फिर से कॉलेजियम सिस्टम न्यूज़ में आ चुका है। तो वही बात की जा रही है कि देखो भैया, जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है ना, उस कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नई चीज़ लानी पड़ेगी। और वो नई चीज़ क्या है, वो नई चीज़ है NGAC, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सही से जजेस का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, वहाँ पर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास में एक कमीशन होना चाहिए। हालांकि इस कमीशन को हमने पहले बनाने की कोशिश करी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये ऑलरेडी मेंशन है। तो मतलब इस आर्टिकल को मत पढ़ना यार, ये लगातार न्यूज़ में आ रहा है, मत पढ़ना। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, परसों भी एक्सप्लेन किया था, पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनको, इस वाले आर्टिकल को स्किप कर देना चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज एक एडिटोरियल है, काम का एडिटोरियल है यहाँ पर ये वाला। इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली यहाँ पर RTI एक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल्स कम आते हैं। तो एक एडिटोरियल काम का देखने को मिलता है यहाँ पर ये वाला। तो RTI एक्ट क्या है, आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट पहले उसको देखते हैं। तो स्क्रीन पर आप नीचे देखना। देखो आज का मेंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, मतलब हर हाल में। आज भले ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए। डायरेक्टली भी ऐसा हो सकता है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्पाइट अ डीपनिंग बॉर्डर चिल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड सर्ज इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। एक्सप्लेन हाउ दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंस कैन क्रिएट स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया। मतलब भारत और चाइना के बीच आप देखोगे ना, तो लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय पर देखने को मिली हैं, है ना। और यहाँ पे फिर उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इंडिया जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। लगातार इंपोर्ट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। इस साल आप देखोगे और रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हुआ है, $100 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट कर लिया है हम लोगों ने। तो ये बताओ कि ये जो इकोनॉमिक हम डिपेंडेंस देखने को मिल रहा है, यानी इंडिया लगातार चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, ये भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज हो सकता है, ये आपको समझाना है, ठीक है ना। तो हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। हिंदी में भी आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। भारत और चीन के बीच गहरी होती सीमा के बावजूद चीन से आयात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। समझाइए कि ये आर्थिक निर्भरता भारत के लिए किस प्रकार रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग 40,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं जो कि आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी जाकर आंसर्स को लिख सकते हो। और आंसर्स लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ये करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। पहली चीज़, आपको यहाँ पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपने नहीं लिखे होंगे। साथ ही साथ में आप सामने वाले के अगर आंसर में कोई मिस्टेक होती है तो उनको वो चीज़ों के बारे में बता भी पाओगे, उनको उस चीज़ के बारे में एक करेक्शन दे पाओगे कि हाँ यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल पर। अब इस एडिटोरियल को लिखा है 2 लोगों ने मिलकर। बेसिकली इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ये यहाँ पर एक है सौरभ दास और एक यहाँ पर हैं अंजलि भारद्वाज। क्या बोलती हैं ये दोनों के दोनों राइटर, समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि ये टॉपिक क्या है। ये है टॉपिक RTI।
क्या आरटीआई अपना पर्पस पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ना, इसको पास किया गया था साल 2005 में। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आप सरकार से इन्फॉर्मेशन निकाल सको, है ना। अब ये बेसिकली एक ऐसा बहुत बड़ा चेंज था जिससे यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी पावर मिलने लगी। ये बेसिकली लोगों को पावर देता है, आपको, मुझको, हम सभी लोगों को एक पावर ये देता है कि हम सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है ना। तो अपने जो भी सवाल है वो आप सरकार से पूछ सकते हो, लेकिन वो कैसे? आरटीआई के माध्यम से आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को फाइल करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा हमारे पूरे सिस्टम के अंदर में। तो इसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं दोनों ही व्यक्ति, जिनके बारे में मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। अब पहला टॉपिक, मतलब पहली हेडिंग ये उठाते हैं, ये बोलते हैं क्या आरटीआई अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। तो समझते हैं इसको। तो यहाँ पे जो अंजलि भारद्वाज है ये मेंशन करती हैं कि देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना तो अपने आप में ही ये आरटीआई एक्ट जो है ना एक बेहतरीन लॉ देखने को मिला। सरकार आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इससे बेहतरीन क्या चीज़ है ना। आप यहाँ पे सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको टाइम पर जवाब दे और आपको यहाँ पे आपका जवाब मिल जाए। तो ये जो लॉ है अपने आप में, इसको देखोगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे भी, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर आज के समय पर इन लॉ के अंदर कमियां भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा होना चाहिए। इनका कहना यह है कि देखो, लोगों के पास में इस प्रकार की पावर होनी चाहिए, सारे देशों के अंदर इस प्रकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब आपको जो भी आपने प्रश्न पूछा है सरकार से उसका उत्तर नहीं मिलता है ना, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको टाइम पर उसका उत्तर मिले जो भी आपने पूछा है। लेकिन जब आपको उसका उत्तर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर परेशान हो जाते हो। आप कोई से भी सवाल पूछ सकते हो, राशन, पेंशन, मेडिसिन, कोई भी यहाँ पर स्कूल के एजुकेशन को लेकर कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन जब उत्तर मिल रहा है तो सही है, लेकिन जब उत्तर नहीं मिलता है ना, कभी कभी काफ़ी डिले भी हो जाता है। या सरकार बोलती है आज के समय पर क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूँ, वो बताऊँगा आगे कि आज के समय पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो इससे यहाँ पर आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल तो जाती है, लेकिन जब मना हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं ये आरटीआई का जो पर्पज़ है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये मेंशन करती हैं कि आप ये देखोगे, हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, है ना, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं। अब जब बेसिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो उनको जवाब मिल भी जाता है, लेकिन कई आरटीआई ऐसी आती हैं जो कि बेसिकली पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में कि जो टैक्स पेयर होते हैं ना, जिन्होंने टैक्स जमा करा है, उससे सरकार के पास में कितना टैक्स आया। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं। स्कैम को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई ये जहाँ पर स्कैम है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया जो सिंपल चीज़ें हैं ना उनको तो जवाब मिल जा रहा है, लेकिन कोई स्कैम को लेकर सवाल पूछ रहा है या टैक्स से कितना कलेक्शन हुआ, तो इनको जवाब यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर आज के समय पर देख रहे हैं इस आरटीआई एक्ट के अंदर में, ऐसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। फिर अब इसके रिस्पॉन्स में सौरभ दास क्या बोलते हैं, ये मेंशन करते हैं कि देखो कुछ हद तक आप देखोगे तो ये जो एक्ट है ना अभी भी इफेक्टिव है, अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी नज़र आती है। अभी भी यहाँ पर इस पर आप अगर इसको फाइल करते हो तो आपको जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लॉ है ना आप देखोगे ये इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ये यहाँ पे हमने समझा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसके अंदर वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। इस लॉ के बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, सभी लोग यहाँ पर इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, है ना। कुछ लोग को इस बारे में पता ही नहीं और कुछ लोग यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है वो जानते ही नहीं है। ये यहाँ पर दो सबसे बढ़िया कमियाँ हैं, और अगर इन दोनों को पूरा कर लिया जाए ना तो आरटीआई यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर काम करेगा, ऐसा यहाँ पर सौरभ दास का कहना है। अब उसके बाद वापस से राइटर बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि एक क्वेश्चन और उठाती हैं, डू यू हैव टू बी एन आरटीआई एक्सपर्ट टू नो हाउ टू प्रॉपरली फाइल क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको आरटीआई फाइल करनी है, आपको यहाँ पर सरकार से जवाब चाहिए, तो क्या आरटीआई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है क्या? कोई क्वेश्चन फाइल करने के लिए कोई एक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है क्या? तो उसको समझते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर राइटर ने ये बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना होगा, जो आरटीआई है ना ये बेसिकली सभी लोगों के लिए है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फाइल कर सकता है। ये आपको पावर देता है ताकि आप सरकार से इन्फॉर्मेशन ले सको। लेकिन आप अगर देखोगे तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको फाइल करना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल प्रोसेस होता है, और यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बेसिस पर यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो।
जो रिसर्च करी है इन लोगों ने, राइटर ने, उसके बेसिस पर यहाँ पे पता यही लगाया गया कि जो सबसे ज़्यादा आज के समय पर जो बेसिकली यहाँ पर आरटीआई एक्ट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको भरना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको काफ़ी आसान है भरना, ये यहाँ पर बोला गया। कोई यहाँ पर अपने राशन कार्ड के बारे में पूछ रहा है, कोई यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप बेसिक सी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको बस खाली सिंपल सा क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछना है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो सरकार से, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, मान लो कोई करप्शन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, या यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स के वोलेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म तैयार करना पड़ता है बहुत डिटेल्ड मैनर में, तब आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन के अंदर एक्सपर्टीज़ इतनी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर बोलती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगेन अब क्या बोलते हैं राइटर दूसरे, ये बोलते हैं कि इस एक्ट की एक खूबसूरती है वो इसकी खुद सिंप्लिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसके ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इवन यहाँ पर अगर आप ओडिशा की बात करोगे तो ओडिशा के अंदर भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है फॉर्म को भरने का। तो ये जो रूल्स है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब जब एक बेसिकली एक फॉर्मेट आ जाता है कि भाई आपको ऐसे ही भरना है ना, जब आपको यहाँ पर कि डेटा दे दिया जाता है कि आपको इसी हिसाब से भरना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब कोई आसान से क्वेश्चन की या बेसिक से इन्फॉर्मेशन की बात आती है ना, तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल तरीके से पूछ लिया जाता है, यहाँ पे कोई भारी नहीं है पूछना, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सपर्टीज़ आपको नहीं चाहिए, आप आराम से यहाँ पे आरटीआई के तहत सवाल पूछ सकते हो। तो ये मामला भी हो गया, निपट गया। अब एक और सवाल पूछा जाता है, सवाल यहाँ पर यह है कि जो आरटीआई है क्या ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। तो होता यहाँ पर ये, राइटर ये मेंशन करती हैं कि आप देखोगे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होता है ना, जो आज के समय पर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मतलब ये अब राइटर बोल रहे कि आजकल के समय में इस आरटीआई एक्ट के क्या हालात देखने को मिलते हैं। हालात यहाँ पर यह है कि अगर आप आज के समय पर जाते हो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास में, इस डिपार्टमेंट के पास में अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आज के समय पर ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। तो वो ज़्यादातर अगर आप देखोगे बार बार अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वही चीज़ है, वो लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास में ये है नहीं, अभी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है। और कोविड के समय पर भी यहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है ना। कोविड के समय में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि भाई कितने लोगों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी से, या कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने वाले लोग कितने हैं, उनका नंबर बताओ। तो इसको लेकर पता है सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला वी डोंट हैव एनी डेटा, हमारे पास में कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है ना। तो माइग्रेंट वर्कर्स का कोई डेटा नहीं है, जबकि यहाँ पर सरकार का कहना यह था कि देखो हमने कोई जनगणना नहीं करी, कोई सेंसस नहीं कराया, तो हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं। तो सरकार ऐसा भी कह सकती है, अब जब आप इन्फॉर्मेशन मांगने जाओगे कि हमारे पास में कोई डेटा है ही नहीं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर ऐसा भी बोला गया कि सरकार ने काफ़ी बार कोशिशें करी हैं इस लॉ को अमेंड करने की, बहुत बार कोशिशें करी हैं कि इस कानून को पूरी तरह से बदल दिया जाए। बदलने के बाद में बेसिकली यहाँ पर सारा कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस प्रकार के काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, बट ऐसा हो नहीं पाया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में सरकार को वापस से कदम उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करे गए 2019 के अंदर में, आप देखोगे ना तो उसके बाद से आप मतलब फिर भी मतलब वो अमेंडमेंट इतने ख़राब नहीं थे, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि भले यहाँ पे अमेंडमेंट हुए, फिर उसके बाद में आरटीआई के तहत सारी पावर्स को बेसिकली यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। आरटीआई के तहत यहाँ पे जो लोगों के पास में पावर्स आ रही थी, मेजर पावर्स थी, वो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। इससे क्या हुआ, आरटीआई का आपने गले ही घोट दिया। आरटीआई को लेकर आए थे लोगों को पावर देने के लिए, लोग सवाल पूछ सके, वही यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इससे यहाँ पर देखने को ये मिला कि लोगों ने फिर भी यहाँ पर आरटीआई का इस्तेमाल किया, और करने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार से यहाँ पर मांगी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। तो एट द लास्ट अगर कहना हो तो बिल्कुल जो आरटीआई है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इनका कहना है, और दोनों का यहाँ पर कहना है कि इफ़ेक्टिव है बिल्कुल। बस कमी यह है कि इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा फैलानी चाहिए। और जो बेसिकली सरकार ये बोलती है कि हमारे पास में डेटा नहीं है, तो सरकार के पास में एक प्रॉपर डेटा का कलेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तब तो आरटीआई का कोई फ़ायदा है, तब तो आरटीआई अपना पर्पस फुलफ़िल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको कल से,
क्योंकि बीच में मैंने स्टार्ट किया था, बस रोक दिया था फिर बाद में। लेकिन कोई बात नहीं, कल काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर इसको स्टार्ट रखो, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस हमारे साथ में डिस्कस करते रहा करो जो कि प्रीलिम्स के लिए तैयार करेगा। तो आज के प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बद्री काऊ के रेफरेंस में आपसे दो स्टेटमेंट दिए गए। बद्री काऊ, काऊ की जो गाय की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं ना, उस पर एक बद्री प्रजाति है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी। तो बद्री काऊ के रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये गाय है ना, ये केवल हिमाचल प्रदेश के हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो गाय है ये केवल जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स है, बहुत अच्छी वाली जो घास है जो पहाड़ों में अवेलेबल होती है, साफ़ सुथरी घास, केवल उन्हीं को यहाँ पर चरती है ये। और इसके चक्कर में इसके जो दूध होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी मेडिसिनल कंटेंट होता है, दूध बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वाला होता है, बहुत महंगा दूध होता है इस गाय का, बद्री काऊ का, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छी घास को खाती है, जड़ी बूटियों वाली घास खाती है। तो ये यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो वैसे इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही देखने को मिलेगा, ऑप्शन 2 केवल सही है। जो आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2, तो ऑप्शन बी जो है सेकेंड ओनली वो यहाँ पर सही हो जाता है। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसके साथ साथ मैं आपको बद्री काऊ के बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे दूँगा। तो देखो हुआ क्या, बद्री काऊ रिसेंटली न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इस काऊ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही थी उत्तराखंड की सरकार के थ्रू। तो उत्तराखंड की सरकार प्लानिंग कर रही है कि इनके अंदर जेनेटिक एनहेंसमेंट किया जाए जिससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब बद्री की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वाली ब्रीड है ना, ये वाली जो प्रजाति है, इसका जो नाम है वो कहाँ से आया है? वो आया है चार धाम से। आपको पता होगा उत्तराखंड में चार धाम है, बद्रीनाथ जो है बेसिकली वहाँ से यहाँ पे ये नाम दिया गया है इस गाय को, बद्रीनाथ से ही नाम दिया गया है इसको बद्री। अब ये जो गाय है ना, ये उत्तराखंड के हिल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ना कि हिमाचल प्रदेश के। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब इस इस गाय को ना हम लोग पहाड़ी काऊ के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ में रहने वाली पहाड़ में मिलने वाली, माउंटेन से मिलने वाली यहाँ पर गाय आपको ये देखने को मिलेगी। नाउ इसकी जो ब्रीड है, साइज़ में थोड़ी सी छोटी गाय होती हैं, जो पैर हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। अलग अलग कलर्स में यहाँ पर ये गाय देखने को मिलती हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, वाइट, ग्रे, अलग अलग कलर्स में यहाँ पर ये गाय पाई जाती हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि ये जो गाय है क्या करती है, मेडिसिनल हर्ब्स को खाती है। जो घास है ना वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक वाली जो घास है, जो पहाड़ों के अंदर साफ़ सुथरी घास पाई जाती है, जिसके अंदर जड़ी बूटियों वाली सिचुएशन, जड़ी बूटियों वाली जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, वो वाली घास को ये खाती है। और वहाँ पे कोई पोल्यूशन है नहीं पहाड़ों में, इस वजह से वो घास वगैरह वो सब टॉक्सिक पोल्यूशन फ्री है। तो इस चक्कर में उसको बहुत सारा फ़ायदा होता है, कोई पॉलीथीन वगैरह कोई पोल्यूशन नहीं है, बस खाली उसको एक अच्छा खाना मिल रहा होता है। तो इस चक्कर में उस गाय का जो दूध है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, एक हाई क्वालिटी का वो दूध, हाई ऑर्गेनिक वैल्यू वाला वो दूध देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बद्री काऊ न्यूज़ में थी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विद रेफरेंस टू पीएम स्वनिधि स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नाबार्ड है यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, यानी नाबार्ड यहाँ पर इसको लागू करता है। बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर सही है पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर पीएम स्वनिधि स्कीम न्यूज़ में आई थी, क्यों? क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने इस स्कीम को बढ़ा दिया है, 2024 तक यहाँ पर इस स्कीम लागू रहेगी। अब पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर 2024 तक लागू रखा जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीएम स्वनिधि के बारे में चर्चा कर ली है। पीएम स्वनिधि क्या है, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, जो ठेला लगा रहे हैं जगह जगह में, गलियों के अंदर, है ना, जो यहाँ पर फल लगा रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। उनको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था। कोरोना के समय पे क्या हुआ कि सब कुछ ठप हो गया, तो इस वजह से 2020 में 1 जून 2020 में इस स्कीम को लेकर आया गया, ताकि इन सभी लोगों को एक लोन दिया जा सके, ये एक लोन उठा सकें और उस लोन में इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पर कोई भी वेंडर जो है वो लोन ले सकता था 10,000 रुपये तक का, जिसको यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके वापस से दे सकता था।
और अगर समय से पहले वो लोन देगा तो उसको यहाँ पे जो ब्याज है वो भी चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मिल रहा था, जिसको यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स ने लिया भी। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था नाबार्ड इसको लागू करता है, नहीं, इसको सिडबी लागू करता है। सिडबी क्या है? ये है स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है, अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिए गए किस चीज़ को लेकर, बेल को लेकर, ठीक है ना। तो एक है इंतरिम बेल और एक है यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल। आपको पता होगा बेल के बारे में मैंने ऐसे पहले पढ़ा रखा है, तो अभी बेल न्यूज़ में है ये टर्म, तो ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो इंतरिम बेल है ना, ये जनरली यहाँ पर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है और पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। दूसरा, जो एंटीसिपेटरी बेल है वो फाइल किया जा सकता है एक पर्सन के थ्रू, वो फाइल की जा सकती है एक पर्सन के थ्रू, मतलब कि जो व्यक्ति है ना वो अरेस्ट होने वाला होता है ना, और अरेस्ट होने से पहले वो एंटीसिपेटरी बेल को दे सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर उसको लग रहा है कि हाँ मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, तो जाकर वो बेसिकली यहाँ पर ये एंटीसिपेटरी बेल को फाइल कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ये करेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल कौन सी होती है। वैसे बेल क्या होती है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। बेल का टॉपिक न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि जो अभी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो जो है ना, तो इसके जो हेड हैं अपर्णा पुरोहित, ये अभी यहाँ पर इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई थी, तो जिसके बेसिस पर यहाँ पर इनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। तो बेल इस वजह से न्यूज़ में है। तो बेल क्या है आओ समझते हैं। तो बेल जो ये टर्म है ना, ये बाहर का टर्म वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। अब बेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रिलीज़ कर देना, किसी व्यक्ति को यहाँ पर कुछ समय के लिए जेल से छोड़ देना, ठीक है ना। तो बेल के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो बेसिकली अलग अलग स्टेज पर मैटर करता है। जैसे एक होती है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल यहाँ पर किसी भी पर्सन को दिया जाता है, मान लो कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया या फिर पुलिस कस्टडी में है, वो यहाँ पर उसको रेगुलर बेल दी जा सकती है। लेकिन करना क्या होगा, उसको बेल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर द सेक्शन ऑफ 437 एंड 439 ऑफ CRPC। फिर आता है इंतरिम बेल। इंतरिम बेल दिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो जो हमारे क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है ना इंतरिम बेल को लेकर, वो रेगुलर बेल वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत है। अब इंतरिम बेल की बात करें तो इंतरिम बेल यहाँ पर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अरेस्ट है, पुलिस कस्टडी में है, उसको नहीं दिया जाता, ये थोड़े समय के लिए दिया जाता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। और फिर आता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर दिया जाता है CRPC के सेक्शन 438 के अंडर में। अब इसको कोई भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के थ्रू फाइल किया जा सकता है। अगर मान लो वो अरेस्ट होने वाला है, पता है, तो अपना अरेस्ट होने से पहले यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जा सकता है। और अगर किसी को सही लगता है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो एंटीसिपेटरी बेल कहलाता है, यानी अरेस्ट से पहले यहाँ पर इस बेल को फाइल कर देना, अरेस्ट होने से पहले वो एंटीसिपेटरी बेल होता है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो कल मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया है, तो इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के लेकर आया हूँ ताकि आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के रेफरेंस में यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो कोई भी फॉसिल फ्यूल होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये हमारे लिए कोई भी खतरनाक कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके नहीं देता है, मतलब एक क्लीन एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है ना, बहुत सारा पोल्यूशन करता है और क्लाइमेट चेंज भी पैदा करता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या ये पोल्यूशन करता है या फिर क्या ये पोल्यूशन फ्री है, ये कोई भी हैजार्डस वेस्ट नहीं छोड़ता। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है ज़रा बताना। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी नीदर 1 नर 2। इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, तो इसका आंसर देना। तो आज हमने 4 ही क्वेश्चन लिए, कल 5 लिए थे, आज 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि आर्टिकल कम थे, है ना। अब मैं ले तो सकता हूँ लेकिन यार फिर वो ज़बरदस्ती वाले हो जाएंगे, उसमें कोई इतनी क्वालिटी नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन बने ना बने तो वो टाइम वेस्ट ही रहेगा, है ना। फालतू के क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हंसी भी आ रही थी यार, मतलब वो क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं और फिर आप भी सोचते यार कि क्या ही ऐड कर दिया। अब जो डिस्कस किया वो काम का डिस्कस किया है, ठीक है ना। हमेशा मेरी कोशिश ये है कि मैं काम का डिस्कस करूँ और आपके एग्ज़ाम में काम में खासकर उस चीज़ को डिस्कस किया जाए।
ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, प्रीलिम्स का सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। ये हमने एडिटोरियल डिस्कशन को देखा। एडिटोरियल में यहाँ पर ये देखना, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये पॉलिटिकल जो एडिटोरियल हैं ये पॉलिटिक्स रिलेटेड हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने। और इधर ये कॉलेजियम सिस्टम वाली कहानी रिपीटेडली ये आ रहे हैं। अगर 100 एडिटोरियल पब्लिश होंगे तो 100 के 100 पढ़ोगे क्या उस टॉपिक पर? नहीं। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्क करो। और सिर्फ एक काम का था, वो ये था, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया। जब जब काम की चीज़ आती है तब तब मैं डिटेल से समझाता हूँ। कोई कुछ भी फालतू होगा तो मैं वहाँ पे नहीं कवर करता हूँ। आपको पता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप एडिटोरियल रोज़ाना एक आधी कवर करते हो, फिर आप दूसरे न्यूज़पेपर कवर करते हो। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में रोज़ाना हिंदू में तो एक आधी मिलता है काम का। किसी दिन 2 होते हैं, 2 भी, किसी दिन 4 होते हैं तो 4 डिस्कस कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिस दिन भी। तो जब इंपॉर्टेंट होगा वो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका सिलेबस है आपके पास में, आपको सिलेबस से चीज़ों को लिंक करना आता है ना। तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना? ठीक है ना। तो बात समझ रहे हो इस चीज़ को, इस चीज़ को यहाँ पर लागू करना अपने ऊपर ना। अब चलते हैं हम लोग फटाफट अपना जो प्रीलिम्स वाला सवाल है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो को अंत करते हैं। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। चलो प्रीलिम्स के सवाल को एक बार देख लेते हैं। सवाल क्या था? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। बताना ये क्या था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर ए, यानी कि 1 ओनली। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2015 में। तो स्टेटमेंट 1 यानी 1 ओनली इसका सही आंसर है। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और भी मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब सारे मेंबर यूनाइटेड नेशन के ही नहीं हैं, बाकी कुछ और मेंबर्स भी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स नहीं हैं, वो भी यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।